हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिवॉल्ट ऑफ 1857 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, समझ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिवॉल्ट शुरू हुआ तो उसका शुरुआती फेज क्या था और कैसे कैसे वो खत्म हुआ, किन एरियाज में रिवॉल्ट देखने को मिला था, क्या लीडर्स थे, किन ब्रिटिश लीडर्स ने या ब्रिटिश जनरल्स ने उनको दबाया, और रिजल्ट जो की था, जो कि हम सबको मालूम है कि रिजल्ट ये रिवॉल्ट एक तरीके से फेल हो गया। उस फेल होने के पीछे क्या रीजन है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द रिवॉल्ट ये कब देखने को मिलता है हमें? जनवरी 1857 में एक खबर उड़ जाती है कि जो इनफील्ड राइफल, जो नई इनफील्ड राइफल आई है, उसमें सुअर और गाय के मांस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये खबर आती है दमदम, एक वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहां से शुरू होती है। यहाँ अब खबर है, जो चीज है मतलब वो धीरे धीरे फैल रही है। फरवरी 1857 में ये खबर बहरामपुर में तक पहुंच जाती है और मार्च 1857 तक बैरकपुर में पहुंच जाती है। ये वही बैरकपुर है जहां पे पहली गोली चली थी। किसने चलाई थी? मार्च 29, 1857 में अ सोल्जर ऑफ 34th इन्फेंट्री शॉट 2 ब्रिटिश ऑफिसर, कौन? लेफ्टिनेंट बाल एंड सार्जेंट ह्यूसन। इन दोनों को एक सैनिक ने मार्च 29, 1857 को बैरकपुर में गोली से भून दिया, और वो सैनिक कौन है? मंगल पांडे, ये सब आप जानते होंगे। अप्रैल 8, अब ये जो इन्होंने गोली से उड़ा दिया दो लोगों को, दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, तो जिसके वजह से उनके ऊपर केस या कानूनी कार्रवाई जो भी हुई होगी वो चला। और अप्रैल 8, 1857 में कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि उनको फांसी की सजा हो गई, मौत की सजा हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये मई 10, 1857 में मेरठ के सोल्जर्स ने वहां के जो शस्त्रागार होता है, आर्सेनल एरिया जो मतलब होता है, वहां पे अटैक कर दिया और सारे आर्सेनल्स लूट के ये लोग भाग निकले। भाग के कहा? मई 11 से लेके 12 और 1857 में ये मेरठ से चल के पहुंचे दिल्ली पे 11 और 12 मई के बीच में कब्जा जमाया और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर, यानी कि अपना सुल्तान घोषित कर दिया, भारत का किंग घोषित कर दिया, मुगल एम्परर बहादुर शाह 2 और जफर। ठीक है, ये रहा शुरुआती फेज रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अब हम लोग बढ़ते हैं कि कौन कौन से एरियाज में कौन कौन लीड कर रहा था, किस ब्रिटिश मतलब जो लीडर ने उसको दबाया, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। तो ये रहा आपके लिए वो चार्ट जहां पे है एरिया, कौन सा इंडियन लीडर है, किस ब्रिटिश लीडर ने उसको दबाया है, और कुछ स्पेशल पॉइंट्स उसके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लखनऊ का एरिया संभाल रही थी, या एक तरीके से लखनऊ में कहे तो बेगम हजरत महल शुरू कर दिया था इन्होंने, ये रिवॉल्ट शुरू कर रखा था या संभाल रखा था बेगम हजरत महल ने। इस रिवॉल्ट को दबाया कैंपबेल। और स्पेशल पॉइंट ये बात जानिए कि जब जो है ये रिवॉल्ट को समाप्त कर दिया गया, लखनऊ के रिवॉल्ट को, तो ये नेपाल भाग गई। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कानपुर में कौन वॉर संभाल रहा था? नाना साहेब। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे हुए हैं कि नाना साहब का ओरिजिनल नेम क्या है, तो दैट इज धोंदू पंत। ठीक है, कैंपबेल इनके भी उसको कैंपबेल ने दबा दिया, और इन्होंने ये जो नाना साहब हैं ये अडॉप्टेड सन थे बाजीराव 2 के। ये बाजीराव 2 आपको याद होगा, वो वाज द लास्ट पेशवा। हम लोग जो है मराठन एम्पायर में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, पेशवा पावर को या पेशवा पोस्ट को डिस्कस कर चुके हैं कि द लास्ट पेशवा वाज बाजीराव 2, और नाना साहेब इनके अडॉप्टेड सन थे या गोद लिए हुए पुत्र थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं दिल्ली में। ऐसा अभी आपको पता ही है, ये दिल्ली का ये रिवॉल्ट मैंने समझाया कि कैसे जो है मेरठ के सोल्जर्स दिल्ली पहुंचते हैं और वहां जाके जो है बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर देते हैं। तो दिल्ली की एरिया के लीडर कौन थे? बहादुर शाह 2, और इनका जो आर्मी कमांडर था दैट इज बख्त खान। ये इनके तरफ से इस मोर्चे को संभाला हुआ था, इस रिवॉल्ट को संभाला हुआ था। इस रिवॉल्ट को दबाया एच निकलसन, ब्रिटिश एक रोवर है, और इनको जो है एस्कॉर्ट कर दिया गया या भेज दिया गया रंगून। किसको? बहादुर शाह 2 को रंगून भेज दिया गया और बख्त खान को वहीं मार दिया गया। और रंगून में जाने के बाद वो 1862 में इनकी डेथ हो गई। शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में 1882 लिख दिया है, इसको प्लीज आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मैं उस वीडियो में भी कमेंट कर दूंगा। ये 1862 यानी कि डेथ ऑफ बहादुर शाह 2 1862 यहां पे हुई। ठीक है, ग्वालियर में तात्या तोपे ने संभाला।
रामचंद्र पांडुरंग, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, कई स्टेट पीसीएस में आया है कि इनका ओरिजिनल नेम क्या है तात्या तोपे का, तो दैट इज रामचंद्र पांडुरंग। इनके रिवोल्ट को कैंपबेल ने दबा दिया है। इनके ये एक तरीके से इनको धोखा दे दिया था इन्हीं के एक दोस्त ने या एक तरीके से कह लीजिए कि साथी ने, दैट वाज मान सिंह, इन्होंने धोखा दे दिया था इनको, तो ये पकड़े गए थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो झांसी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और जो है जानते ही होंगे आप लोग, कई मूवीज भी बनी है, कई सीरियल्स भी चलते रहते हैं इनके ऊपर। रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी के एरिया को संभाल रही थी। ह्यू ग्रोस ने इनको इनके इस विद्रोह को कुचल दिया। और ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? ये गंगा राव की विधवा थी और इन्होंने अपने एक सन को, मतलब सन को अडॉप्ट किया था, दैट वाज दामोदर राव। ये आपको मालूम होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति क्या थी लॉर्ड डलहौजी की, कि अगर आपका कोई वैलिड पुत्र नहीं है या राजा से या मतलब कोई गोद लिया वो पुत्र नहीं चलेगा, अगर ऐसा होता है तो आपके एरिया को अपने ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। इसीलिए ये सब चीजें झांसी का ये देखने को मिला था, क्योंकि इनके अडॉप्टेड सन थे दामोदर राय, की खुद की कोई औलाद नहीं थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बिहार में, बिहार के जगदीशपुर एरिया में इस मोर्चे को संभाला बाबू कुंवर सिंह ने, इनको विलियम टेलर ने परास्त कर दिया। और ये बाबू कुंवर सिंह का कहते हैं कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो रिवॉल्ट हो रहा था उसमें कई एरियाज को या कई बैटल्स को इन्होंने जीता, बाबू कुंवर सिंह ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे और लोग हैं जो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बस एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियर कर लीजिएगा कि कौन से एरिया में कौन लीड कर रहा है। तो दैट वाज पटना में थे पीर अली, इलाहाबाद में थे लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, गोरखपुर में गजधर सिंह, मथुरा में देवी सिंह और राजस्थान में जुमदयाल और नहरदयाल, ये दोनों भाई लीड कर रहे थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो रीजन ऑफ फेलियर, रीजन ऑफ फेलियर यानी कि आप सबको मालूम है कि रिवॉल्ट का क्या रहा कि कोई नतीजा नहीं निकल पाया, ब्रिटिश अभी भी रह गए थे, तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। ये रीजन हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। वेरी लेस एरिया वाज कवर्ड, नो टच विद द साउथ इंडिया। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ताकि इससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे एरिया का, और या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए जितनी भी चीजें बता रहा हूं उसके पीछे का बैकग्राउंड है। ये सारे एक एक लाइंस में क्या बैकग्राउंड है ये मैं बताते चल रहा हूं आपको। तो क्या कह रहा है, वेरी लेस एरिया वाज कवर्ड, नो टच विद साउथ इंडिया। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा भारत था, रिवॉल्ट ऑफ 1557 was considered as the first independence war। तो इसमें हम लोग ये देखने को मिलता है कि बहुत कम एरिया, अवध, बंगाल, बिहार, यहाँ ये सब दिल्ली, इसी सब एरिया में वॉर चल रहा था। साउथ इंडिया से कोई टच ही नहीं। जितने भी साउथ के किंगडम से, जितने भी साउथ के जो ब्रिटिश हुकूमत में जो चीजें थी या एरियाज थे, उनमें कोई टच ही नहीं है ना, कोई तालमेल ही नहीं बैठा। तो एक ये रीजन रहा ये 1857 की क्रांति का फेल हो जाने का। लैक ऑफ लीडरशिप, यूनिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी बहुत बड़ा रीजन रहा। कोई लीडरशिप किसी के पास प्रॉपर नहीं है, सब जो है कोई यूनिटी नहीं है, सब अपने अपने एरियाज के लिए लड़े जा रहे हैं। और लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज कहने का मतलब ये है कि लोगों की कमी नहीं, चीजों की कमी। किस चीज से वॉर लड़ा जाए, किस चीजों से क्या किया जाए, उन चीजों की कमी है, ऐसे रिसोर्सेज की कमी है जो कि ब्रिटिशर्स के पास भर भर के थी। उनके पास गोली, बंदूक, बारूद, बम, पता नहीं मतलब तोप वोप, बहुत चीजें, मतलब वो सब इस्तेमाल किया करते थे। हमारे पास या जो रिवॉल्ट कर रहे थे सोल्जर्स, उनके पास इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है। इस चीज का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि मई 10, 1857 में मेरठ में जो सोल्जर्स ने अटैक किया था वो ब्रिटिश आर्सेनल पे अटैक किया था, ब्रिटिश आर्मी पे, आर्मरी पे अटैक किया था, शस्त्रागार पे अटैक किया था। और वहां के चीजें या आर्सेनल्स या बंदूक, तोप नहीं, बंदूक और गोले ये सब लेके भाग गए थे। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज को ही दर्शाता है। यूनिटी हमारे अंदर थी नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने एरियाज के लिए लड़ रहे हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ के लिए लड़ रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही हैं, तो कोई यूनिटी भी नहीं थी अपने यहाँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक मत अपने चीजों में नहीं हो पा रहा था, सब अपने अपने में लगे हुए थे। तो ये एक रीजन रहा। मेनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डिड नॉट इवन टेक पार्ट, कई ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जैसे जो बहुत ही एजुकेटेड लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जो A1 क्लास में आते थे, या कह लीजिए जो बहुत रिच लोग थे, जमींदार, उन लोगों ने इस रिवॉल्ट में साथ दिया ही नहीं। या और इनमें से कई ऐसे इंडियन राजा और जो है प्रिंस थे जिन्होंने उल्टे ब्रिटिशर्स का साथ दिया। तो एक ये बहुत बड़ा एक रीजन रहा। नो यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव, एवरीवन हैड देयर ओन इंटरेस्ट एंड एजेंडा, ये भी एक बहुत बड़ी बात रही कि किसी का भी एक ये नहीं था कि भारत आजाद हो, ये किसी के उसमें नहीं चल रहा था कि भारत आजाद हो। सब ये चाह रहे थे, ये बेगम हजरत महल चाह रही थी कि लखनऊ उनके एरिया में चला है, नाना साहब कानपुर के लिए लड़ रहे थे, बहादुर शाह दिल्ली के लिए लड़ रहे थे,
सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने एजेंडा है, जिसके वजह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 पूरा या सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यही कुछ रीजन है जिसके वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल हो गया। अब इसका एक और छोटा सा एक पार्ट रह गया, ये मैं अभी तुरंत ये बोर्ड पे स्पेस कमी होने के कारण मैं नहीं लिख पाया हूं, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस फेमस पर्सनालिटी ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो अभी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन। ये एक छोटा सा पार्ट रह गया था बस हमारी वीडियो लेक्चर का, जिसको मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए, जब कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले लोग अपने ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, या उनको क्या लगता है या क्या उनको मतलब वो चीजें लगती है वो बताना शुरू कर देते हैं कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को भी लेके कई लोगों ने, दुनिया भर के कई लोगों ने अपनी अपनी राय या ओपिनियन दी। तो उस ओपिनियंस को जो काफी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं, वो मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट करके लिखा हुआ, शॉर्टलिस्ट किया हुआ। ठीक है, देखिए, द रिवॉल्ट वाज नीदर फर्स्ट nor was it national nor was it a war of independence, that this is said by R.C. मजूमदार। ये R.C. मजूमदार, ठीक है, ये R.C. मजूमदार को N.G. मजूमदार से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने चेक किया बाद में। ये R.C. मजूमदार अलग हैं और N.G. मजूमदार अलग थे। ये N.G. मजूमदार वो हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के चनहूदड़ो पाथ की खोज की थी। ठीक है, तो एनजी मजूमदार एंड आरसी मजूमदार ये दोनों अलग अलग। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, ना ही ये पहली है, ना ही नेशनल, ना ही राष्ट्रीय है, और ना ही ये कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, कोई स्वतंत्रता की मतलब लड़ाई ये नहीं है। ये कहा हमारे ये आरसी मजूमदार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिपॉय म्यूटिनी, नथिंग बट अ मिलिट्री रिवॉल्ट, ये एक और एसएन सेंट, इन्होंने क्या कहा कि ये कोई ऐसा कुछ सिपॉय म्यूटिनी है, ये ऐसा कुछ नहीं जो इतना हवा बनाया जा रहा है कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक सैन्य विद्रोह। ठीक है, ये कहा है एसएन सेन ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, ये कुछ एक कदम आगे बढ़ गए। रीस, ये एक रीस हैं ब्रिटेन के, इन्होंने कहा कि ये ईसाइयों के धर्म के खिलाफ ये युद्ध शुरू हो गया है, तो दिस इज वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, ये बोला रीस ने। ये कई बार एग्जाम्स में ये इन लोगों के खासकर कमेंट्स या ओपिनियंस आ चुके हैं, इसलिए मैंने इनको शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ है। ये आउटफ्रम मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, इसको जो है एक मुस्लिम वो बता दिया कि जो है जो मुस्लिम है उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी या कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में क्या मतलब वो कहते हैं ना, षड्यंत्र, हाँ, कि मुस्लिम षड्यंत्र है ये, कि आउटरम ने ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कह दिया, किसने, आउटरम ने, कि ये एक मुस्लिमों द्वारा किया गया षड्यंत्र है, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबेरियंस, ये आर होम्स, इन्होंने बड़ा एक कड़ा शब्द इस्तेमाल कर दिया है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से ये अपने आप यानी कि ब्रिटेन को रेफर कर रहे हैं, और बारबेरियंस आपको याद होगा फर्स्ट सेंचुरी से जब जो है ये जो रोमन एम्पायर था कैसे वो टूटने लगा नॉर्थ और वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में, तो जो है ये बारबेरियंस, वहां के जो क्लैन हुआ करते थे, लोकल क्लैंस, ट्राइबल्स, बारबेरियस तरीके से मारा करते थे या अटैक हुआ करता था, तो उनसे हमारी तुलना कर दी गई, बारबेरियन से तुलना कर दी गई, और ये हैं करने वाले आर होम्स। ठीक है, ये इन्होंने काफी कड़े शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि अपने आप को यानी कि ब्रिटेन को ये एक बड़ी ही सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरह मान रहे थे, और हम लोग बारबेरियंस हो गए इनके लिए। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नेशनल रिवॉल्ट, इसको राष्ट्रीय एक तरीके से विद्रोह का दर्जा दिया बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये भाई एक ये नेशनल रिवॉल्ट है, एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया, या रिवॉल्ट या विद्रोह है। ठीक है, तो अब ये लास्ट, ये जो कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, इस कमेंट को या इस ओपिनियन को किसने दिया है, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा है, तो दैट इज वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ये लाइन कही कि ये जो 1857 का रिवॉल्ट है, क्या नाम है, ये जो 1857 की जो क्रांति है, ये राष्ट्र आंदोलन रहा, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की भारत की स्वतंत्रता संग्राम का ये पहली लड़ाई, तो ये कहा वीडी सावरकर ने। इसको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हमने बात की कि कैसे वो शुरू हुआ,
उसके शुरू होने के पीछे रीजन क्या थे, वो फेल हुआ, उसके पीछे क्या रीजन थे, किन एरियाज में वो इफेक्टिव था, कौन लीडर्स थे, कौन से ब्रिटिश लीडर्स ने उनको दबाया, ये किसने क्या कहा है रिवोल्ट ऑफ 1857 में, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो आई होप रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये मेरा दोनों पार्ट्स के लेक्चर ये दोनों अगर अच्छे लगे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 पसंद आया या समझ में आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।